everyone, welcome to Cold Radio. I am your host Bhavna Joshi and today we are here with episode 4 of सेहत सूत्रा जहां पर हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को डाइजेस्टिबल एक्सप्लेनेशंस के साथ समझते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास है जो अभी इस वक्त अपनी एग्जाम प्रेप में बिजी हैं, टेंस्ड हैं और थोड़े एंग्शियस भी। देखिए, थोड़ा बहुत टेंशन होना तो जेन्युइन है, बट कहीं आपको स्ट्रेस से कोई परेशानी ना हो, आपको स्ट्रेस को टैकल करना आए और आप फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। फॉर दिस पर्पस दिस पॉडकास्ट इज डेडिकेटेड टू ऑल द लिसनर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो. Now I welcome both of our esteemed guests to this podcast and let me introduce them to you all. Dr. Nupur Gosai, psychologist, soft skills and PDP trainer, and she is currently working as an assistant professor of psychology in School of Open Learning, University of Delhi. Along with her, Dr. Saru Sirohi, currently working as a general physician in University of Delhi. I once again welcome both of you to this podcast. Thank you, Bhavna. तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म से जिसकी आजकल काफ़ी चर्चाएं हैं, मेंटल हेल्थ. डॉक्टर सरू, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंटल हेल्थ? भावना, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. हम कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये सब मेंटल हेल्थ का पार्ट होता है. एंड मेंटल हेल्थ इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस, इट इज मोर देन दैट. इट इज द कैपेसिटी टू कोप, इट इज आवर कैपेसिटी टू कोप. मेंटल हेल्थ एक डायनेमिक कंटिन्यूम है. अगर आपको कोई डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है, आप तब भी एक स्टेट ऑफ पॉजिटिव वेलबींग एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड सिमिलरली, अ पर्सन विदाउट अ डायग्नोज्ड डिसऑर्डर कैन स्टिल फेस पुअर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स. 3 बेसिक पिलर्स होते हैं मेंटल हेल्थ के. पहला होता है रेजिलियंस, मतलब कि आप कितने आराम से बाउंस बैक कर पाते हो आफ्टर एनी एडवर्सिटी और ट्रॉमा और इवन आफ्टर नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस. सेकंड इज सेल्फ अवेयरनेस. यू हैव टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल्स, योर लिमिटेशंस एंड आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए. तीसरा होता है प्रोडक्टिविटी, which basically is the capacity to work, learn and engage meaningfully with your daily responsibilities. तो डॉक्टर सरू, हमने ये जो 3 पिलर्स है मेंटल हेल्थ के, रेजिलियंस, सेल्फ अवेयरनेस और प्रोडक्टिविटी, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है. लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको हम कैसे पहचानें कि कब वो ठीक है, कब वो पुअर मेंटल हेल्थ है? क्या वार्निंग साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं? पुअर मेंटल हेल्थ के बहुत सारे वार्निंग साइंस हो सकते हैं. मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ. पहला तो बेसिक कि अगर आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मतलब बिना किसी रीजन की वजह से आप या तो बहुत ही एक्सट्रीम हाइज, एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो या एक्सट्रीम लोज एक्सपीरियंस कर रहे हो. दूसरा, लगातार गुस्सा आना अगेन विदाउट एनी रीजन, या लगातार सैड फील करना क्रॉनिकली ओवर 2 months, 3 months या उससे ज़्यादा, दिस इज अ वार्निंग साइन. तीसरा, बहुत ही ज़्यादा चिंता करना, लाइक इफ यू फील यूर कॉन्स्टेंटली ऑन एज और नर्वस और यू हैव एग्जैजरेटेड फियर्स, दैट कैन ऑल्सो बी अ वार्निंग साइन. फोर्थ इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन ये होता है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो. एनहेडोनिया एक टर्म होता है, एक मेडिकल टर्म होता है एनहेडोनिया. अगर आपको एनहेडोनिया हो रहा है तो दैट इज अ मेजर वार्निंग साइन. नाउ व्हाट डज एनहेडोनिया मीन? It means that you're not able to derive pleasure from activities that you previously enjoyed. कि suppose आपको पहले पेंटिंग का इंटरेस्ट था, आपको आर्ट का इंटरेस्ट था, आप बहुत इंजॉय करते थे ये करना, एंड नाउ सडनली आपको करने का ही मन नहीं करना, यू डोंट फील लाइक पेंटिंग, या अगर आप कर भी रहे हो तो आप उससे जो आपको पहले हैप्पीनेस मिलती थी वो नहीं मिल रही है. सो दैट इज अ मेजर साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. और या फिर न्यू ऑनसेट मेंटल डिसऑर्डर्स. एक और
मेजर वार्निंग साइन होता है निग्लेक्टेड सेल्फ केयर। आप नहा नहीं रहे हो रोज, आप अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो, आप बर्तन साफ नहीं कर रहे हो, बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, ढंग से कपड़े नहीं पहन रहे हो, या नॉर्मल रोज अपने दांत ब्रश नहीं कर रहे हो। these all come under neglected self care, which is a major warning sign. Apart from that, increased substance use, मतलब आप heavily rely करने लगे हो अल्कोहल पे या ड्रग्स पे to cope with your daily life stressors. इसके अलावा वार्निंग साइंस भावना फिजिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंट पेन्स, कि कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, या फिर जनरल बॉडी पेन हो रहा है विदाउट एनी क्लियर मेडिकल कॉज। सिमिलरली क्रोनिक फटीग हो रहा है या टायर्डनेस हो रही है, दीज कैन ऑल्सो बी साइंस ऑफ डिटोरिएटिंग मेंटल हेल्थ। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन वार्निंग साइंस को ध्यान से समझेंगे तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं मतलब किसी हद तक हम उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में पॉडकास्ट के कि ये स्टूडेंट्स को स्पेशली डेडिकेटेड है, तो डॉक्टर नुपुर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की लाइफ में किस तरीके के डिफरेंट स्ट्रेसर्स हैं और स्टूडेंट्स उन स्ट्रेसर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो भावना, स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रेसर्स आ सकते हैं। क्योंकि वो भी अपने स्टूडेंट लाइफ की फेज़ में है, तो हम कह सकते हैं एकेडेमिया उनका एक मेजर स्ट्रेसर हो सकता है। एकेडमिक स्ट्रेस मेजर स्ट्रेसर हो सकता है, जिसके अंदर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो, आपकी मार्क्स के रिलेटेड स्ट्रेस हो, कोई भी आगे क्या तैयारी करनी है, आगे कौन सा करियर चूज़ करना है, वो टाइप के स्ट्रेसर्स जो हो वो हो सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स की लाइफ में इवन फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, तो यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अपनी फैमिली को भी साथ साथ सपोर्ट करना है वाइल दे आर ऑल्सो स्टडिंग। तो वो भी एक स्ट्रेस होता है कि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, आगे करियर ऐसा कुछ बन जाए ताकि वो एक अच्छे स्टेबल करियर में, एक स्टेबल जॉब में चले जाएं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, खुद को सपोर्ट कर सके। तो ये कुछ स्ट्रेसर्स हैं जो अवेलेबल हैं बच्चों के लिए या जो जनरली होते हैं उनमें। उससे पहले अगर मैं थोड़ा चले जाऊँ तो हम स्ट्रेसर को पहले समझें कि स्ट्रेसर एग्जैक्टली क्या है। स्ट्रेसर कोई भी चीज़ हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक्सटर्नल हो, वो इंटरनल स्ट्रेसर भी हो सकता है। तो ये तो दो टाइप हो गए हमारे स्ट्रेसर के, या तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर है या वो इंटरनल स्ट्रेसर है। यानी कि जब भी कोई चीज़ एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं चल रही, जिसकी वजह से आपको किसी भी टाइप की, जितने भी डॉक्टर सर ने एक्सप्लेन करे सिम्टम्स, उनमें से कुछ भी अगर हो रहा है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा बिकॉज दैट स्ट्रेसर इज एक्सिस्टिंग, इट कुड एक्ट लाइक अ स्ट्रेसर, लाइक एन एक्सटर्नल इवेंट और अ स्टिमुलाई बिकॉज ऑफ विच यू फील प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ विच यू फील अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट यू वर फीलिंग बिफोर। एक और मेडिकल टर्म ही है जनरली, जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी का एक बैलेंस है, आपकी बॉडी का एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, आपकी बॉडी का एक अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर है। जैसे ही आपके इन बेसिक बॉडी वाइटल्स में भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आने लग जाए, वो भी कई बार स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ये तो कुछ टाइप के स्ट्रेसर्स या वो है क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके अलावा बच्चों को आजकल मैंने देखा है स्ट्रेस बहुत है आपस में डील करने के लिए, सोशल स्ट्रेस, फैमिली से बात करने के लिए, जिस तरह से हो गया इंटरजेनरेशनल गैप हो गया, राइट। आप बहुत ही अभी करंट जनरेशन के बच्चे हैं, आपकी फैमिली पुराने थोड़े हो गए, बेबी बूमर्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो आपको उनसे बात करें, अपनी बात रखने के लिए आपको समझ नहीं आता तरीका कि कैसे रखें अपनी बात को। फिर एक सेम एज ग्रुप के ग्रुप में भी हो सकता है आपको स्ट्रेसर हो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आपकी कुछ और है, आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे। तो ये कुछ टाइप के स्ट्रेसर्स हैं जो जनरली एक स्टूडेंट लाइफ में या हम कहें एक अडल्टहुड एडोलेसेंट के एज में जो आते हैं, वो किसी ना किसी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनको मैनेज करने के ऊपर भी अगर आप हमें कुछ बताएं। मैनेज करने का सबसे पहला तरीका भावना मेरे अकॉर्डिंग है आपको पहचानना, एक्सेप्टेंस और पहचानना, लाइक एक्नॉलेज द स्ट्रेस दैट इट इज देयर एंड देन यू ऑल्सो ट्राई टू एक्सेप्ट इट कि इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। उसके पहले तो पता होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस है। अब वो पता कैसे चले, जैसे डॉक्टर सर ने भी कहा, आपको आपके सिम्टम से पता चलेगा, राइट। तो इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर सिम्टम इन योर बॉडी विच इज़ नॉट फीलिंग लाइक डूइंग योर डेली चोर्स, आपके जो रोज़मर्रा के काम है आप वो नहीं करना चाहते, देन यू नो दैट इट इज़ अ स्ट्रेस फॉर यू। आप जब जैसे ही पहचान लेंगे अपनी बॉडी को, अपने आप को, देन यू विल बी एबल टू डील इट बेटर।
तो अगर मैं बोलूँ कि आपने इसको रिजॉल्व कैसे करना है, एक तो प्राइमरी स्टेज है, इससे पहले अभी आपको स्ट्रेस नहीं हुआ, तो आप प्रिपेयर्डनेस रखें अपनी, जिसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। जनरली एक बहुत फेमस मॉडल के अकॉर्डिंग ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है: सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस में आप अपने इमोशन समझें, आप क्या फील करते हैं, कब फील करते हैं, कौन सा स्टिमुलाई आप पे कैसे इम्पैक्ट करता है, बेसिक चीज़ें पता होना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी पेरेंट ने आप पे थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करी, सेल्फ अवेयरनेस है, आपको पता है दैट इससे इमीडिएट रिएक्शन मेरा क्या आता है, मैं मे बी रिटेलिएट कर देता हूँ, मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाता हूँ, मैं रोने लग जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। ये तरीके हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस में आप पहले समझ लें अपने आप को दैट कैसे टाइप के स्टिमुलस आपको कैसे डील करते हैं। सोशल अवेयरनेस, ह्यूमन बींग्स क्या है, सोशल एनिमल्स, हम अकेले नहीं जीते, हम एक सराउंडिंग में जीते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूँ, आपने अपने इमोशन समझ लिए कि आप एकदम गुस्सा करेंगे, लेकिन आपको समझना भी पड़ेगा कि आपके फैमिली मेम्बर ने, आपके पेरेंट ने जो भी आपको बोला है, व्हाट इमोशंस आर दे गोइंग थ्रू। मे बी देयर इमोशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस ओनली दैट दे स्पीक इन अ हायर वॉल्यूम, वो ऊंची आवाज में बात करते हैं। अगर आपकी सोशल अवेयरनेस अच्छी है, आप समझेंगे उस सिचुएशन को, और इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग बैक, यू विल होल्ड बैक योर इमोशंस, असेस द सिचुएशन एंड देन टेक इट फर्दर। ऐसे ही जब आप ये कर लेते हैं पहले 2 पार्ट, आपका सेल्फ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी साथ साथ डेवलप हो जाता है। कुछ वेज उसको रिजॉल्व करने के तो हैं, आप बेसिक स्टेप में इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी इंक्रीज करें। अगर वो स्ट्रेसर थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि आपके कंट्रोल के बाहर का है, मे बी यू कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। इफ इट इज़ अ लिटिल मोर डिटेल्ड देन दैट, यानी कि वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया जो एक लंबे समय तक चलते आ रहा है, आप मे बी एक काउंसलर के पास जाएं, आप एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। उससे भी अगर आपको ज़्यादा लगता है कि मेरी काउंसलर क्या है, जनरली एक बातचीत करके, एक आपको एक रैशनैलिटी दे के आपसे बात करेंगे, वो भी आपको लगता है कि आई कांट डील विद दिस, यू गो टू अनदर सीनियर, नॉट अ सीनियर बट अनदर प्रोफेशनल विच वुड बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड इफ वहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरी आई विल नॉट बी हर्ड और आई विल नॉट बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, यू कैन गो टू अ साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो। तो अभी तक के डिस्कशन से ये बात तो क्लियर है कि मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी ईजिली बात नहीं करते हैं, अभी भी हेजिटेट करते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर नुपुर, आप अगर हमें बताएं कि इस तरीके का जो ये हेजिटेशन है लोगों के बीच में, ये क्यों है? ये हेजिटेशन तो इसलिए क्योंकि टाइम एंड अगेन काफ़ी समय से इसके ऊपर एक स्टिग्मा है। कुछ ऐसे वर्ड्स साइकोलॉजी के जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही कैजुअली, बहुत ही लेमैन तरीके से यूज़ करने लगते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लें, मान लो आपकी मदर बार बार गैस ऑन ऑफ कर रही है, राइट, रात को सोने से पहले दोबारा आपको बोलती है चेक कर लो। बहुत ही कैजुअली कोई बच्चा बोल देता है, अरे आपको ओसीडी है कि आप बार बार क्यों चेक कर रहे हो। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो एक डॉक्टर ट्रीट करेगा। जब डॉक्टर बताएगा आपको ये कि आपको डिसऑर्डर है भी या नहीं, उसके प्रॉपर तरीके हैं जिससे वो डायग्नोसिस होगा, बट बहुत कैजुअली एक बच्चे ने बोल दिया। तो हमने क्या किया, हमने एक सीरियस इलनेस को बहुत ही लेमैन तरीके से लेना शुरू कर दिया। सेम एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, हम फिजिकल हेल्थ की अगर बात करें, किसी के मान लो अगर पेट में दर्द है तो वो स्टमक एक सिम्टम बताते हैं। ध्यान अगर हम दें तो हम हर बार ही बोलते हैं कि मुझे पेट में दर्द है, मुझे एसिडिटी है, इस तरह से बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे तो कैंसर है स्टमक का, राइट। तो हमने कैजुअली लेना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है पहला तो इशू वो है। दूसरा, इसके साथ बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है। स्टिग्मा जैसे कि द टर्म्स जो हम जनरली इसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं, पागल, क्रेजी। आप अगर दोस्तों को बताओगे कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, वो ऐसे ट्रीट करेंगे, पागल थोड़ी हो गया। बहुत ही लेमैन तरीके से उसको ऐसे निग्लेक्ट कर दिया गया। इसीलिए कुछ हद तक इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं करते लोग। अगर फील भी कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं, वो बताना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको डर लगेगा कि वो सोशली एलियनेट ना हो जाए लोगों से। सो मैम, कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स जो इस वक्त एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET की प्रिपरेशन चल रही होगी, और भी कई तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन चलती रहती है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो भावना, जब किसी को एग्जाम स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के 2 टाइप्स निकल के आते हैं, राइट। एग्जाम स्ट्रेस हो या इन जनरल भी हो, एक है आपको स्ट्रेस हुआ,
आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने अपने फ़ोन पे बात करी दोस्त से, दोस्त ने कहा कि मैंने तो 2 बार ही रिवाइज कर लिया सिलेबस, आपको स्ट्रेस होना शुरू हुआ, उस स्ट्रेस की वजह से आप रात भर बैठे, आपने और तैयारी करी, आप डिटेल में गए, आपने सारे अपने रेफरेंसेस खोले और आपने पढ़ाई करी, स्ट्रेस हुआ, लेकिन उसने आपको मोटिवेट कर दिया, ये है यू स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस का नाम है। ऐसे ही जब आपका स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल जाए, यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस, आपने फ़ोन किया, पूछा, लेकिन आपको इतनी टेंशन हो गई, आपसे अब पढ़ाई नहीं हो रही, आपको अब अक्षर ही नहीं दिखाई दे रहे अपनी किताबों में, आप बिल्कुल ब्लैंक होते जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ, वो डिस्ट्रेस है। यू स्ट्रेस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस, मोटिवेट करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। डिस्ट्रेस जब हो तब हमें डील करना है। सबसे पहला हमें नोटिस करना है कि हमारी बॉडी में उसकी वजह से चेंज क्या आ रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे, ज़रूरी नहीं है हम साइकोलॉजी के तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, बट इवन वी फील स्ट्रेस्ड, राइट। आपको पता होना कि मुझे स्ट्रेस है, सबसे पहला तो वही है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, कि आपको पता चल जाए, एक्सेप्ट करो और देयर इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग। देन आप नोटिस करो अपने चेंजेस को कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरी बॉडी में, मेरे बिहेवियर में, मेरे इमोशंस में। जनरली हम साइकोलॉजी में ABC की बात करते हैं। ए होता है आपका अफेक्ट यानी कि इमोशन, बी होता है आपका बिहेवियर और सी होता है आपका कॉग्निशन यानी कि थॉट, कोई भी थॉट जो आपके मन में है। तो हर चीज़ साइकोलॉजी में इस ABC पे टिक जाती है। जैसे ही आपको स्ट्रेस होगा, इन तीनों में से या तो तीनों या 2 या 1, डिपेंडिंग ऑन आपका डील करने का तरीका क्या है, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि आपको हर एक्सपीरियंस कैसे चेंज करता गया है, आप कैसे डील करते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो आपको पता चल जाएगा, यू विल नोटिस दोस चेंजेस इन यू। आपने देखा होगा किसी बच्चे को अगर कहीं पे इंटरव्यू में देने जाना है तो उनको पैल्पिटेशंस होती है ना, कि एकदम हाथ स्वेटी हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, बिना कुछ खाए से लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी आ रही है या कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। कुछ लोगों को ऑपोजिट भी होता है, लगता है कि हर टाइम कुछ मुंह में खाते रहो, कुछ ना कुछ चाहिए, अलग अलग तरीके हैं। सो A is for accept, then N is for noticing all those changes within you. Now if we talk about next step could be controlling. कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं। अगर बहुत ही माइल्ड स्ट्रेसर है तो मे बी यू कैन कंट्रोल इट विद योर ओन लेवल, राइट। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एकदम आपको सांस फूल रही है, मे बी टेक सम डीप ब्रेथ्स, ग्राउंड योर सेल्फ। ग्राउंडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर हम अपने आप को उस करंट सिचुएशन में ग्राउंड कर लेते हैं, कॉग्निटिवली ग्राउंड करते हैं, अपने थॉट को थोड़ा शिफ्ट करते हैं उस प्रॉब्लमैटिक स्ट्रेसर से। So you control your things, right? Then we talk about harmonizing with the current situation. Accepting जो भी है आपके, उसके साथ harmonize हो जाओ, अपने आप relate कर लो कि क्या है, कैसे change होगा and how can I overcome that also. And then maybe you try to organize your thoughts. क्या मतलब क्या outcome निकलेगा। For example हमने ये ले लिया, CUT का पेपर देना है, मेरी तैयारी इस यूनिट की नहीं है, क्या कर सकते हैं, how can I deal with it, what can be done ahead, how to organize my thoughts, how to organize my remaining 2 days of study। या मान लेते हैं SOL का एग्जाम्पल है, बच्चों का IE है, किसी भी कारण बच्चों ने IE प्रिपेयर नहीं किया और उनको अब एक लास्ट चांस मिल रहा है विच इज़ जस्ट कमिंग अहेड, और अब उनको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट का पहले IE दें, किस सब्जेक्ट का बाद में दें, राइट। किस सब्जेक्ट में मे बी वो अपने दोस्तों से डिस्कस करके एक कह सकते हैं ना, रिवाइज कर लें अपने कॉन्सेप्ट को, वो करना है, वो कुछ तरीके हो सकते हैं। एंड देन समटाइम्स यू जस्ट नीड टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग एंड रीबूट, सो इसको हम एंकर से एक्रोनिम भी बनाते हैं, जनरली हम इसको यूज कर सकते हैं। वी जस्ट रीबूट आवरसेल्फ एंड स्टार्ट ओवर न्यू, शट डाउन योरसेल्फ फॉर अ सेकंड। जैसे हम फोन को कब देखा ना, बहुत कभी गर्म हो गया, हम क्या करेंगे, हम फोन को स्विच ऑफ करेंगे, थोड़ी देर रखेंगे एंड देन वापस ऑन करेंगे, इट स्टार्ट्स बैक अगेन। सो वो भी एक तरीका है। और तरीके हैं कि आप अपने टास्क को डिफाइन कर लें, what do you want to do, you just start to write them down, not like a to-do list, but just some areas what you want to cover in a 24-hour day, और आपने क्या क्या करना है। then उन काम को what is urgent and important में डिवाइड करना शुरू कर दो। take those tasks which are urgent and important for you, यानी कि जिस पेपर का कल पेपर शुरू है या मान लेते हैं 3 दिन बाद है या कभी भी है, वो सबसे पहले तो अर्जेंट हो गया और वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि उसको आपने अच्छे से कवर करना है। कुछ टास्क हो सकते हैं आपके अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपके सेकंड नंबर पे जा सकते हैं, या हो सकता है आप उनको थर्ड पे डालना चाहें। कुछ टास्क हो सकते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, देन अकॉर्डिंगली इट गेट्स एट द थर्ड लेवल। एंड देन लास्ट, वट एवर इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, राइट। लाइक यू प्रॉब्ली हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग जिसकी डेडलाइन नहीं मिली अभी आपको और वो अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, अभी नहीं हुआ,
हो सकता है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाए वो इम्पोर्टेंट आ जाए. सो यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू जस्ट प्लान योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली. दिस कुड बी वन वे इन विच यू कैन हेल्प रिड्यूस योर स्ट्रेसर बिफोर हैंड. और अगर अब चलिए, अगर हम ऐसा मानते हैं कि कोई पर्सन है या फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में है, उस स्ट्रेस को ओवरकम भी नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से उसकी जो डेली लाइफ है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है, तो इस मोमेंट में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या स्टूडेंट के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, अगर उस स्टूडेंट को खुद पता चल रहा है कि वो अपनी डेली लाइफ से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, राइट, उठने का टाइम बदल गया है, सोते रहने का मन करता है, दोस्तों से बात नहीं करनी, एंड दे आर रियलाइजिंग दैट लिसन, ये मेरा नॉर्मल रूटीन नहीं है, मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है. वॉट यू डू इज यू सीक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प. आप खुद जा सकते हैं किसी प्रोफेशनल के पास. यू विल गेट लॉट ऑफ नंबर्स ऑनलाइन. कई लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, जैसे हम प्रोबोनो कहते हैं, वो सर्विसेज भी देते हैं. आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने आप को शेयर कर सकते हैं, योर थॉट, योर इमोशंस. अगर मान लो आपको पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन आपके जो आसपास के केयर गिवर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, मान लो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने फ्रेंड में देख रहे हैं कि पहले तो वो मुझसे रोज़ मिलता था, अब जब मिलता है बहाना बना देता है कि आज नहीं मिलना, आज नहीं आना, और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है. एक दो दिन में नहीं आपको पहचान पाएंगे, बट जब लंबे समय से हो तब आप भी एज अ केयर गिवर, एज देयर सपोर्ट सिस्टम, उनको एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए लेके जा सकते हैं. अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कॉग्निशन पे भी इफेक्ट पड़ चुका है, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है और उनके इमोशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तब मे बी इफ़ यू रिक्वायर यू कैन ऑल्सो सीक अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर इशू. एंड इफ़ यू थिंक वो उससे भी ज़्यादा, ये इवन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको डायग्नोज करके बता देगा कि आप मे बी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं. और ये जो 3 लोग हैं ये इकट्ठे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. आप मान लो आप ज़्यादा जानते नहीं हो तो आप काउंसलर के पास जाते हो, अगर उनको लगता है ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इशू है, वो खुद आपको गाइड कर देंगे और आपको आगे भेजेंगे. सिमिलरली आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, उन्हें लगता है कि ये कोई भी साइकोटिक इलनेस है, यानी कि डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि आप सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हद तक मेडिकेशंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं देते. बट अगर आपके सिम्टम्स को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेंगे. लाइकवाइज जब साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन देके आपके सिम्टम्स थोड़े कम कर देगा, तो मे भी उन्हें वापस थेरेपी के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे भेजें. तो एक तरह से ये तीनों एक पैरेलल काम करते हैं, इन तीनों के काम एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है. तो अभी आपने जैसे फैमिली और फ्रेंड्स की बात की, तो इसी पे मैं और ज़्यादा इस चीज़ को समझना चाहूँगी कि अगर कोई भी पर्सन एक्सट्रीम स्ट्रेस में है और हमें पता है, तो उस टाइम पे फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रोल होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग? सो भावना, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला रोल तो ये है उनको स्टिग्मेटाइज ना करना, एक ओपन स्पेस दे देना. मैं अगर मान लो सच में कोई स्ट्रेस से डील कर रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो रहे हैं और मैं अपने घर वालों को ये बता ही नहीं पा रही कि अभी मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और अगर मैं बोलूँगी मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अक्नॉलेज नहीं करे, वो शायद उसे पहचाने नहीं, वो शायद ये कहे कि ये तो कुछ नहीं होता, ये तो ऐसी ही चीज़ है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. तो वो बिल्कुल नहीं करना. किसी भी सपोर्ट सिस्टम को, किसी भी फैमिली या फ्रेंड को आपको जस्ट सुनना है. हम कहते हैं आपको सिंपथाइज नहीं करना है, आपको एम्पैथी दिखानी है. आप शायद अपने आप को उनके शूज में एग्जैक्टली नहीं रख के देख सकते, आपको कभी नहीं फील हुआ एंग्जाइटी या पैनिक अटैक या कोई भी और सिम्टम ऐसा, शायद आप फील नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बस रिलेट करके देखें. समटाइम्स दे जस्ट वांट टू बी हर्ड एंड एक्नॉलेज्ड दैट एवरीथिंग विल बी फाइन. वी आर देयर टू हेल्प यू. आपको क्या चाहिए आप हमें बताएं, राइट? और उस चीज़ का मजाक नहीं बनाना. कभी भी आप देखें, अगर आप किसी की भी मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाते हैं तो वो बहुत ही सिवियर टर्न ले सकता है. वो आगे कभी आपको नहीं बताएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उनके सिम्टम्स कैसे वर्सन हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज वन वेरी लूज कॉमेंट और लूज जोक व्हिच यू पास्ड ऑन देम. सो मान लो किसी भी वजह से कोई आपको सिम्टम उनका दिखता है, मान लो उनको एंग्जाइटी है और वो बाहर नहीं आते बहुत ज़्यादा, एक दिन आ गए और आपने उनको कॉल आउट कर दिया कि अरे देखो तुम्हें फिर एंग्जाइटी हो रही है, अब तुम फिर वापस भाग जाओगे. इससे क्या होता है, वो उसको बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं एंड दे ट्राई टू
अवॉइड दो सिचुएशंस, आपसे बात करना बंद करेंगे धीरे धीरे, आपको बताना बंद करेंगे. तो एज अ फैमिली एंड फ्रेंड यू शुड बी देयर फॉर दोज पीपल, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू देम थ्रू गाइडिंग देम टू अ प्रॉपर चैनल. हो सकता है आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, मेंटली हिम्मत नहीं है, या आपको डर है कुछ कि आप जाएंगे तो स्टिग्मा तो है ही ना, हम तो कह ही रहे हैं कि बहुत स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके. Maybe you can just support them and be there, that we'll seek a help together, we'll go to a counselor together. बात करके देखते हैं क्या होगा. बात करने में कोई हर्ज नहीं है. तो एक सिंपल स्टेप देना, एक फर्स्ट पुश देना उनको कि we are there with you and we'll take this forward together is one of the things which they can do. तो हमने ये समझा कि फैमिली और फ्रेंड्स किस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है. अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो फेलियर की बात करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर से डर सबको लगता है. तो उस टाइम पे अगर हम मान लो हमें कोई फेलियर हो जाता है, हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उस चीज़ को हम कैसे डील कर सकते हैं? फेलियर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ डराता है लोगों को. The fear of failure is also way more than anything else. लोग डरते ही इससे हैं कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा. सबसे पहले तो वो डर ही हटाना है, कि फेलियर इज नॉट समथिंग विच इज एन एलियन थिंग. किसी को भी हो सकता है, कोई भी फेल कर सकता है, कोई किसी एग्जाम में फेल कर सकता है, कोई अपनी एक्सपेक्टेशन से फेल कर सकता है. आपके एक्सपेक्टेशन से सामने वाले लोग बहुत कई बार दे फेल टू दोज एक्सपेक्टेशन. इट्स वेरी कॉमन. सो मुझे लगता है स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर हम बोलें, एकेडमिक फेलियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था अगर वो ना अचीव हो सकता है उन्होंने 9 CGPA एक्सपेक्ट किया था लेकिन किसी भी कारण 6 आ गए. फेल नहीं है लेकिन तब भी वो उनके लिए फेलियर होता है, राइट. या वाकई में फेल एक F लिखा हुआ आ गया, वो भी हो सकता है. जैसे ही फेलियर आता है अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है कि अब क्या, दैट इफ आई हैव फेल्ड 1 सेमेस्टर नाउ व्हाट. नाउ मान लो आखिरी सेमेस्टर में फेल हो गया बच्चा, सबसे बड़ा डर तो अब क्या करना है, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया. ऐसे हमने बहुत केसेस सुने हैं SOL में. बच्चे आते हैं लास्ट सेमेस्टर किसी भी वजह से अगर फेल कर गए, कोई पेपर नहीं दे पाए, मेडिकल इशू हुआ, नाउ दे स्टार्ट टू वरी. आगे करियर क्या होगा, आगे कैसे हम करेंगे, काम कैसे करेंगे, डिग्री नहीं मिलेगी. जैसे ही फेलियर आया आपके एक n नंबर ऑफ स्ट्रेसेस और अराइज हो गए. वो तो एक स्टिमुलस था लेकिन उसकी वजह से बहुत है. तो सबसे पहले तो ये अग्री करना कि पहली बात, हर फेलियर आपको कुछ सिखा के जाएगा आपकी लाइफ में. बट कहने में शायद बहुत फिलोसफिकल लगे, बच्चे कहें आपने नहीं कभी डील किया इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, बट आई एम सेइंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आल्सो ऑफ फेलियर. आपको हर बार एक नई लर्निंग देगा. एंड वो कहते हैं ना, आपके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो एक खिड़की खुल जाएगी. तो वो वाकई में सच है. यू विल जस्ट फाइंड योर ओन पाथ. नाउ कमिंग टू एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, व्हेन यू फील एनी फेलियर यू कैन जस्ट, सबसे पहले तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आप उसको समझें, राइट. Sometimes you need to take a helicopter view of things that what next. You have to be prepared. जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते. You cannot go back and redo the paper, get better marks. Maybe it needs some immediate assistance. अगर मान लो एग्जाम में फेल है, रीवैल्यूएशन करके देख लो, वो एक स्टेप है. Maybe आप रीअपियर करके देख लो. फिर आप बच्चे कहते हैं कि हमें 1 साल रीअपियर करना पड़ेगा, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा. आजकल के टाइम पे अगर मैं बोलूँ विद एक्सपीरियंस, इट्स द टाइम ऑफ स्किल. नंबर मार्क्स एक समय के बाद कोई किसी से नहीं पूछता. आज हम यहाँ बैठे हैं, आप किसके ना मेरे आपने नंबर पूछे आने से पहले, ना डॉक्टर साहब के, राइट. तो मार्क्स एक समय के बाद नहीं पूछे जाएंगे. एलिजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है डेफिनेटली, बट आप अपने उस समय में, मान लो आपको 1 साल भी अगर रिपीट करना है, यू कैन वर्क योर पर्सनैलिटी, योर स्किल सेट वाइल दैट 1 ईयर इज बीइंग पास्ड, ताकि आप उससे प्रिपेयर हो जाएं. एक तरीका ये भी है कि मे बी आप उस 1 साल में जब आप उस पेपर को वापस रीअपियर कर रहे हैं, आप अपने स्किल सेट को बढ़ा लें, साथ साथ कोई और कोर्स ज्वाइन कर लें, जिससे आप जब तक वो क्लियर करके बाहर निकलें आपके पास कुछ और भी है हैंड्स ऑन. और ये समझना कि आप इसे डील करने का बेस्ट तरीका है एक्सेप्ट कर लेना कि अभी है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट इज समथिंग दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर. आप फेलियर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट उसके आगे क्या आएगा उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, एंड नॉट टेकिंग इट एज अ स्टिग्मा दैट अगर मैं फेल हो गया कोई ठप्पा नहीं लग जाएगा आपके ऊपर कि आप फेल हुए हैं. इट डज नॉट मैटर. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट हैपेंड. You can obviously overcome through that obstacle. You can make yourself better. तो मैं इसको इस तरीके से समझ सकती हूँ कि जैसे हम प्लान बनाते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सेम ऐसे ही प्लानिंग हमें ये भी करनी है कि अगर हम फेल हो गए तो फिर हम क्या करेंगे. Absolutely right. अब हम जैसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मेरे माइंड में
इस समय है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हमेशा मेंटली हेल्दी रहें और हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ऐसे क्या चीज़ें हम अपने आसपास मेंटेन करके रख सकते हैं जिससे आसपास के जो स्ट्रेसर्स हैं उससे हम अपने आप को अफेक्ट ना होने दें। ओके, सो आपके 2 सवाल। सबसे पहले तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छी हो? उसका सिंपल जवाब है नहीं। हर बार लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, राइट? कोविड आया, कोविड ने हमें स्ट्रेस दिया। आज कोविड नहीं है लेकिन एक न्यूज़ आती है कि नया वायरस आया, अगेन स्ट्रेस। इतने सारे चेंजेस हैं हमारी लाइफ में, हमारे आसपास। फ्रेंड्स चले गए, फ्रेंड्स कहीं मूव हो गए, आपका स्कूल चेंज हो गया, आप नए कॉलेज में गए। हमेशा रहेगा। आपको उससे डील कैसे करना है वो डिपेंड करेगा कि आप मेंटली कितने हेल्दी हैं, मेंटली कितने फिट हैं। अब आते हैं कैसे इससे हम डील कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। कुछ तो फर्स्ट एड टेक्निक्स ही हो गई जिसके अंदर आप अपने डेली लाइफ में चीज़ों को बेटर कैसे करें, अपने जो भी इमोशंस आ रहे हैं या जो भी आपके चेंजेस हैं उनको डील कैसे करें। कुछ होते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जैसे हम कहते हैं अगर इमीडिएट स्ट्रेस है, अभी मान लो आप या मैं कोई एकदम एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स है ग्राउंड करना। बिल्कुल ही सिंपल पे चले जाऊँ, सो जस्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, 5 4 3 2 1 की कुछ टेक्निक्स हैं जिसके अंदर 5 चीज़ें जो अपने आसपास आप देख सकते हो, 4 चीज़ें जो अपने आसपास सुन सकते हो, 3 चीज़ें जो अपने आसपास आप सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हो, 2 चीज़ें जो आप फील कर सकते हो अपने आसपास, और एक जो आपका थॉट है, कॉग्निशन है। ये कुछ टेक्निक्स हैं। सो ग्राउंडिंग टेक्निक के अलावा एक और टेक्निक हो सकती है जो है बॉक्स ब्रीथिंग, जिसके अंदर हम एक काउंट पे ब्रीद इन एंड काउंट पे ब्रीद आउट करते हैं। उसके अलावा कुछ आपके बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स हैं। मान लो बहुत ही स्ट्रेस और आपको नहीं समझ में आ रहा काउंट भी कैसे करना है या आपको ये 5 4 3 2 1 कैसे करना है, आप बस जहाँ खड़े हैं जस्ट पुट योर फीट, अगर आपने कोई स्लीपर पहनी है जनरली उतार दो एंड जस्ट फील द ग्राउंड देयर, राइट? अपने हाथ से अपने टेक्सचर को, अपनी स्किन को, अपने बाल को, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो। मान लो मैंने ऐसे कई बार देखा है, कई लोगों के पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उनके पास रहता है। स्ट्रेस बॉल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कोई भी एक सॉफ्ट टॉय, या मे बी कोई इमेज, मे बी अ पिक्चर ऑन योर फोन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, और एनीथिंग जो आपको याद दिलाता है ऑफ सम हैप्पी मेमोरीज, सो मे बी आपने कोई वो फोटो देख ली, आपकी बचपन की कोई फोटो जिसको आप बहुत हैप्पी मेमोरीज अटैच्ड हैं, यू जस्ट सी दैट केयरफुली, मे बी अ पेंटिंग दैट यू सी अराउंड। तो ये तो बहुत इनिशियल के टेक्निक्स हैं, जब सिम्टम आया आपने उससे रिजॉल्व किया, राइट? उसके अलावा आपकी एक लंबे समय तक जिसको आप डेली हैबिट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसमें आपका मेडिटेशन आ सकता है, उसके अंदर आपका योगा आ सकता है, उसके अलावा आप कोई भी और रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं। अगर बहुत ही आपको लगता है ज़्यादा दिक्कत हो रही है, JPMR टेक्निक्स होती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। आप अपनी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को फोकस करके उसमें टेंशन लाते हैं, फिर रिलीज करते हैं। बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं, देयर आर लॉट ऑफ एप्स लाइक काम एंड अदर एप्स, जिसके अंदर आप जिनके हेल्प से आप एक एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं, विच प्रॉब्ली डजंट इवन रिक्वायर अ प्रोफेशनल। इसके अलावा मैंने देखा है कई लोग अगर लिखते हैं, जो फील कर रहे हैं, दे जस्ट कीप ऑन राइटिंग दैट, अपने इमोशन को बाहर निकालना, वो भी कई लोगों को हेल्प करता है। कई लोगों को ग्रैटिट्यूड जार मेंटेन करना हेल्प करता है। हम जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, हम या बहुत परेशान होते हैं या कुछ स्ट्रेसर आता है, वी फॉरगेट एवरीथिंग विच इज़ फाइन, विच इज़ हैप्पी। ग्रैटिट्यूड जार्स क्या है? आप जिस भी चीज़ से अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड फील करते हो, यू जस्ट राइट दैट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू पुट इट इन अ जार। जब आपको स्ट्रेस हो, आप वो एक पेपर निकाल के उसको पढ़ सकते हैं। इट जस्ट हेल्प्स यू रिकनेक्ट बैक टू द थिंग्स विच वर हैप्पी अराउंड, वो भी एक कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जब हम इन डेली हैबिट्स के इन छोटी छोटी चीज़ों से हट जाएं और बहुत ज़्यादा और डिटेल्ड है, तब करने के लिए यू एक्चुअली नीड अ सपोर्ट, सो यू सीक हेल्प, you go to a professional and don't feel stigmatized by it, and seek actual help whenever necessary. तो यहाँ पर डॉक्टर सरू मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो इस टाइम पे किस मोमेंट पे हम एक साइकेट्रिस्ट के पास हमें जाना चाहिए, और ऐसा कौन सा मोमेंट है जब हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मेडिकल हेल्प को सीक करना चाहिए? अपना इसका आंसर मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्ट रखना चाहूँगी। स्ट्रेस सबको होता है, दुखी हर कोई होता है, एग्जाम से पहले घबराहट भी सबको होती है, बट जब यही एंजाइटी, यही डिप्रेशन, यही स्लीप डिस्टर्बेंसेस इतनी बढ़ जाए that they start interfering with your daily life, with your work, and they interfere with your relationships, is when you should seek medical help. तो
मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पॉडकास्ट के एंड पे हैं और अभी तक हमने जो मेन चीज़ इस पॉडकास्ट से समझी है वो ये है कि हमें अगर अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटल हेल्थ मतलब हेल्दी रहना है हमें मेंटली भी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्नॉलेज करें हम अपने स्ट्रेस को और उसे पहचानें, एक्सेप्ट करें और फिर ऑब्जर्व करें अपने जो भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं। तो अभी क्योंकि हम एंड पे हैं तो आखिरी में मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर इस पॉडकास्ट का एक टेक अवे मैसेज हो तो वो क्या हो सकता है? सो भावना, वन ऑफ द टेक अवे वुड बी, क्योंकि आपने स्टूडेंट की स्पेसिफिक बात करी, आई वुड से pressure is not something which is a problem, but unmanaged pressure or unmanaged emotions is the problem, right? So understand the pressure and do not have any stigma around mental health. As a psychologist, I would definitely focus on that more, that you should not feel ashamed that you have mental health issue. You should not feel scared of seeking professional help. एंड डॉक्टर सरू? बिल्कुल, नूपुर मैम ने बहुत अच्छे से हमें आज एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इट रिक्वायर्स ऑनगोइंग प्रोएक्टिव केयर जस्ट लाइक योर फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए एंड वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्सेशन। ऑल्सो यू हैव टू प्रोएक्टिवली मेंटेन योर मेंटल हेल्थ। जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करते हो, आप जिम जाते हो या आप कोई अच्छी डाइट लेते हो, कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हो, द सेम वे यू नीड टू इनकॉर्पोरेट डेली हैबिट्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, गेटिंग क्वालिटी स्लीप and maintaining social connections so that you are actually proactively also maintaining your mental health. So I think we can conclude this podcast, and with this, thank you so much Dr. Nupur and Dr. Saru for being with us. और ये पॉडकास्ट सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आई होप हमारे लिसनर्स को भी ये पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स, नए एक्सप्लेनेशंस के साथ। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे सेहत सूत्रा ऑन कोल रेडियो।